तो आइए हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है आयनिक इक्विलिब्रियम। और आयनिक इक्विलिब्रियम सुन के सभी दूर भाग जाते हैं कि सर हम आयनिक इक्विलिब्रियम, हमारे से क्वेश्चन नहीं होते आयनिक इक्विलिब्रियम के डिफरेंट ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन आयनिक इक्विलिब्रियम इजी कंसेप्ट रखता है। अगर आप इसको बेसिक ढंग से पढ़ना चाहें कि हो क्या रहा है इसके अंदर, अगर आप आयनिक इक्विलिब्रियम को विदाउट फॉर्मूला सॉल्व करना चाहें तो आप इस क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि आयनिक इक्विलिब्रियम हमें कहता क्या है, क्या चीज़ें हैं। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से करेंगे। लेकिन हाँ, जिसने केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं करा है उसके लिए ये वीडियो नहीं है। अगर आपने केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं किया है तो आप आयनिक इक्विलिब्रियम करने का स्टंट मत कीजिए, एक्सीडेंट हो जाएगा और आप गिर जाएंगे। तो आइए हम बात करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम की कि आयनिक इक्विलिब्रियम है क्या। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है हमारे पास आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो फर्स्ट हमारे पास आता है कि आयनिक इक्विलिब्रियम है क्या हमारे लिए। तो हम देखते हैं कि आयनिक इक्विलिब्रियम, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं आयनिक इसकी इक्विलिब्रियम की। तो वो है आयनिक इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व्स इक्विलिब्रियम इन आयोनिक स्पीसीज। इक्विलिब्रियम इन आयनिक स्पीसीज। अब आप लोग इक्विलिब्रियम पढ़ चुके हैं कि इक्विलिब्रियम होता क्या है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि डिफ्यूजन, जहां पर अगर एक तरफ ग्रेटर कंसंट्रेशन है, एक तरफ लोअर कंसंट्रेशन है हमारे पास, तो जो हमारे पार्टिकल्स हैं या आयंस हैं, ठीक है, जब मैं सिंपली पार्टिकल्स की बात करता हूं, फॉर एग्जांपल वाटर है जिसमें वो आयनिक फॉर्म में नहीं आ रहा है, सिंपल है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं मैं, तो हाइड्रोजन आयंस में कन्वर्ट नहीं हो रही है यहां पे, तो मैं वहां पे केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करूंगा। लेकिन जब वो चीज आयंस में डेवलप हो रही है, उसमें जब मैं उसको डिसोसिएशन कर रहा हूं या डिसोल्यूशन कर रहा हूं, वाटर के अंदर डिसोल्व करने की कोशिश की जा रही है, तो उस कंडीशन में जो भी चीजें आ रही हैं, आयंस अगर फॉर्म हो रहे हैं, तो मैं उसे आयनिक इक्विलिब्रियम की ओर लेके चलूंगा। जैसे कि आप सिंपल देखते हैं, अगर देखिए यहां पे अगर मैं हैबर प्रोसेस लिखना चाहूं, N2 + 3H2 gives 2NH3। अगर आप इस इक्वेशन को देखिए, और हम इसे क्या बोल लेते हैं, हैबर्स प्रोसेस। अगर आप इस इक्वेशन को देख रहे हैं तो यहां पे कहीं पर भी आपको आयंस देखने को नहीं मिलने वाले हैं, आयंस नहीं है यहां पे, क्लियर। तो ये मैं केमिकल इक्विलिब्रियम में डालूंगा। लेकिन जैसे ही आयनिक फॉर्म आने लगी, फॉर एग्जांपल वाटर की ही आयनिक फॉर्म ले लेता हूं मैं, तो वाटर की आयनिक फॉर्म क्या आएगी, H+ एंड OH नेगेटिव आयंस। ये आपस में अगर इक्विलिब्रियम अटेंड कर गए, क्योंकि यहां पर एक तरफ तो सिंपल मॉलिक्यूल है, लेकिन यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो क्या प्रेजेंट है हमारे पास, आयंस। अगर आप आयंस को देख पा रहे हैं तो अब इस कंडीशन में ये किस टॉपिक के अंदर चला गया, आयनिक इक्विलिब्रियम, क्लियर। तो इसमें देखते हैं कि हो क्या रहा है। देखिए जैसे आप इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे, नॉर्मल इक्विलिब्रियम, हम केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रहे थे, तो वहां देख रहे थे कि जैसे कि मान लेते हैं एक कंटेनर है ये वाला, इसमें 10 मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें 0 है। तो आप देख सकते हैं कि 10 है, 0 है, ये हाई कंसंट्रेशन है A, और B कैसी कंसंट्रेशन पे है, लो कंसंट्रेशन पे है, 0 पे है। जैसे ही आपने ओपनिंग करी तो यहां से जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स मूव्स फ्रॉम A to B, तो A to B की ओर वो जाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे जाएंगे तो एक टाइम पर क्या अटेंड हो जाएगा, यहां पर इक्विलिब्रियम, इधर भी 5 रह जाएंगे और इधर भी 5 रह जाएंगे। लेकिन आप एक चीज देखिए, ये जो 5 है, हम ये सोचते हैं कि यहां पर आके ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, लेकिन ये रिएक्शन स्टॉप नहीं होती है। अगर आप यहां पे देखिए, क्योंकि जितने भी पार्टिकल्स है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 एंड 5, और यहां पर भी 1 2 3 4 एंड 5, अगर आप इनकी एनर्जी देखना चाहें तो क्या इनके पास एनर्जी प्रेजेंट है, जी हां, क्योंकि कोई भी एटम एंड मॉलिक्यूल्स जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है, अबव 0 केल्विन, तो उसके पास कैसी एनर्जी आ जाती है, थर्मल एनर्जी, जिसको हम इंटरनल एनर्जी भी बोलते हैं इन द थर्मोडायनेमिक्स। इंटरनल एनर्जी उसके पास होगी। अगर इसके पास एनर्जी है तो क्या ये मूव कर सकता है इजीली, जी हां। वर्क डन कर सकता है, जी हां। फोर्स लगा सकता है, जी हां, बिल्कुल लगा सकता है। तो ये क्या करता है, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं तो जाना है। अगर आपने केटीजी पढ़ी है तो अगर इस पार्टिकल के बारे में देखें तो ये यहां टकराएगा, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, मतलब रैंडम मूवमेंट कर सकता है। तो हम ये कैसे सोच सकते हैं कि 5 इधर और 5 इधर आके डिफ्यूजन रुक गया, वो रुकेगा नहीं।
वो चलेगा। इसीलिए हम देखते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम या कोई भी इक्विलिब्रियम अटेंड होता है, इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर, वो स्टैटिक नहीं है। कैसा है? डायनामिक इन नेचर। अब देखिए इसको समझते हैं। अब ये क्या होगा, अगर इसके पास एनर्जी है तो ये किस तरफ मूव कर जाएगा? B to A, क्योंकि खाली स्पेस है, यहां पे इसको रोकने वाला कोई नहीं है, तो ये मूवमेंट करेगा। और अगर ये मूवमेंट करता हुआ पार्टिकल, फॉर एग्जांपल ये पार्टिकल मूवमेंट करता हुआ यहां आ गया, तो यहां कितनी हो गई? 6, तो ऑटोमेटिकली फिर कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो गई है। इधर 6 है और इधर 5 है, तो ये ऑटोमेटिकली फिर इसमें से कोई ना कोई एक इधर चला जाएगा। मतलब ये प्रोसीजर चलते रहेंगे, करेक्ट। इसीलिए हम बोलते हैं चाहे हमारा इक्विलिब्रियम केमिकल है चाहे आयनिक है, बोथ आर डायनामिक इन नेचर, बोथ आर डायनामिक इन नेचर। तो हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो डायनामिक इन नेचर रहता है, लेकिन एक चीज है, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट मतलब कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, दैट इज कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, कि कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम सेम रहने वाला है। कि अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम पे देखोगे तो यहां पे भी 5 दिखेगा और यहां पर भी 5 दिखेगा, क्योंकि इनके पास एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा है, तो ये बहुत जल्दी मूव करते हैं, स्पीड बहुत ज्यादा इनकी तेज है, वेलोसिटी बहुत ज्यादा तेज है इनके पास, तो बहुत ज्यादा जल्दी मूव करते हैं। तो इसीलिए हम लिखते हैं यहां पे, अगर मैं इसको अब हटाता हूं यहां से और आयनिक इक्विलिब्रियम में बात करते हैं, तो चाहे आयन क्यों नहीं है, तो आयनिक इक्विलिब्रियम ऑल्सो डायनामिक इन नेचर। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। क्लियर? अच्छा, आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में अगर बात करें तो कब अटेंड होगा, चाहे केमिकल इक्विलिब्रियम ही क्यों ना है, वो अटेंड कब होता है? या तो क्लोज्ड वेसल हो, वेसल कैसी होनी चाहिए? क्लोज, क्योंकि अगर हमारा बाय प्रोडक्ट गैस है, अगर वो गैस उड़ गई तो वापस से रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होगी। तो हमने डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस पढ़ी थी केमिकल के अंदर, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। और आप लोग जानते हैं कि इक्विलिब्रियम कब अटेंड होगा, रिवर्सिबल में या इरिवर्सिबल में? इरिवर्सिबल में या रिवर्सिबल में? रिवर्सिबल में। किसमें अटेंड होने वाला है? रिवर्सिबल में, क्योंकि तभी तो बैकवर्ड आएगा, इरिवर्सिबल वाली तो बैकवर्ड आने वाली ही नहीं है। तो मैं यहां पे लिख लूं, कंडीशंस लिख रहा हूं आयनिक इक्विलिब्रियम के लिए, क्लोज्ड वेसल होना चाहिए आपके पास, और दूसरी बात जो रिएक्शन है वो कैसी होनी चाहिए? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल रिएक्शन कैसी होनी चाहिए? रिवर्सिबल रिएक्शन होनी चाहिए, ठीक है। और हमने लिख लिया रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, और यहां लिख देता हूं कि इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। अब देखिए, हम सीधा क्या करते हैं कि हमारा ना मेनली 10th के कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, क्योंकि 10th में सेम है ये एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स में, पीएच वहां पर भी है, पीएच यहां पर भी मेरे को कैलकुलेट करनी है। हमारा मेन मकसद होता है कि हमारे बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है, इसीलिए हम यहां आयनिक इक्विलिब्रियम में आगे फंस जाते हैं। अब एक चीज देखिए, अगर मैं बात कर रहा हूं आयनिक इक्विलिब्रियम की, किसकी बात कर रहा हूं? आयनिक इक्विलिब्रियम की। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में आप लोग क्या समझते हैं, मैं कौन से कंपाउंड लूंगा, कोवेलेंट कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड? आयनिक कंपाउंड, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड को जब हम डिसोल्यूशन करते हैं पानी के अंदर तो वहां पर आयंस फॉर्मेशन नहीं होता। आयंस फॉर्मेशन कहां होने वाला है? आयनिक में। तो सिंपल सी कंडीशन है, तो मैं कैसे कंपाउंड लेने वाला हूं? आयनिक कंपाउंड, जो कि आफ्टर डिसोल्यूशन किस में आ जाए? आयनिक फॉर्म में। तो ये किस में आ जाएंगे हमारे पास? आयनिक फॉर्म में। तो ये हमारे पास आयनिक फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले पेज पे और इन आयनिक कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। देखिए, आयनिक कंपाउंड, और आप लोग सब जानते हैं कि आयनिक कंपाउंड जो है वो कब बनता है? जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए। एक एटॉमिक स्पीसीज जो है वो दूसरी एटॉमिक स्पीसीज को अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दे कंप्लीटली। फॉर एग्जांपल इन सोडियम क्लोराइड, सोडियम गिव्स इलेक्ट्रॉन टू द क्लोरीन and attained a positive charge and chlorine attained a negative charge, and between them there is an electrostatic force between them,
पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, उन दोनों के बीच में क्या डेवलप हो जाएगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, वो आपस में कंबाइन होकर रहेंगे, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन उनके बीच में होने वाला है। क्लियर। अगर मैं आयनिक कंपाउंड की बात करूं तो मैं यहां लिखता हूं, दोबारा से लिख देते हैं आपके लिए कि आफ्टर डिसोल्यूशन डिसोसिएट इनटू आयंस। ठीक है। अच्छा, आयनिक कंपाउंड की एक और खासियत होती है, क्योंकि अगर ये आयंस हो रहे हैं तो क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा? करेगा सर, बिल्कुल करने वाले हैं। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि आयनिक कंपाउंड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। क्या कोवेलेंट कंपाउंड करेंगे? नहीं, मैं कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में नहीं पढ़ रहा, क्योंकि मैं कोवेलेंट कंपाउंड को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ले जाने वाला हूं। मैं यहां पे अभी फिजिकल केमिस्ट्री कर रहे हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, आयंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो आयनिक कंपाउंड में जाऊंगा। ठीक है। अब बात आती है जो आयनिक कंपाउंड है। अच्छा सुनिए, पहले यहां चलते हैं। आयनिक कंपाउंड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, और जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है उसे क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर। अगर हम देखें इलेक्ट्रोलाइट, अब इलेक्ट्रोलाइट कितने टाइप के होते हैं सर? दो टाइप के। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसको ध्यान से समझना, यहीं से आपका पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम चलने वाला है। कंप्लीट इक्विलिब्रियम यहीं से चलेगा। आप उसका बेसिक तो पढ़ते नहीं हो, डायरेक्ट चले जाते हो फॉर्मूले पे, इसीलिए इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस लगते नहीं है। आप देखिए यहां पे मैं इलेक्ट्रोलाइट पे टाइम लगाता हूं। देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट्स इज अ आयनिक कंपाउंड which dissociate into its particular ions. What is ionic compound? बताइए आप लोग, what is ionic compound? ionic compound क्या होते हैं? ionic compound जो आयंस में डिसोल्यूट हो सकता है, जो आयंस बना सकता है, आयंस में डिसोसिएट हो सकता है, टूट सकता है, अगर आप उसको किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डाल रहे हो तो। अब देखिए, अगर मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रोलाइट्स की, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है NaCl, ठीक है ना, और अगर एक इलेक्ट्रोलाइट है मेरे पास CH3COOH, दैट इज एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, अगर मैं इसको ब्रेक डाउन कर रहा हूं तो ये टूट रहा है Na+ और Cl नेगेटिव में, इसको तोड़ रहा हूं तो ये टूट रहा है CH3COO नेगेटिव प्लस में H+। दोनों में आयंस फॉर्मेशन हो रहे हैं, दोनों में ही आयंस फॉर्मेशन हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखिए HCl और HCl, HCl किस में ब्रेक डाउन होने वाला है? H+ और Cl नेगेटिव, और HCl किस में ब्रेक डाउन होने वाला है? H+ और Cn नेगेटिव। अब मैंने सेम ही एक्सपेरिमेंट किया जिस तरह का हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहां पे मान लो मैंने एक कंटेनर लिया, इसके अंदर HCl डाला, ठीक है, और यहां पर बैटरी लगाई। चलो बैटरी लगा लेते हैं। बैटरी लगाई और पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया? V। तो इसमें से क्या फ्लो होना शुरू होगा? करंट। सर्किट कंप्लीट होगा ना आयंस की वजह से, H+ है और Cl नेगेटिव। दोबारा ले लेते हैं एक और इसके अंदर मैं डाल रहा हूं HCl। इसके अंदर क्या डालने वाला हूं? HCN। क्या इसमें भी करंट फ्लो होगा? जी हां, क्योंकि ये आयन में आयनिक कंपाउंड है, आयनिक बॉन्ड इसके टूटेंगे और पॉजिटिव और नेगेटिव हमारे पास लेके आ जाएगा। लेकिन अगर मैं देखूं तो इसमें जो करंट है उसकी वैल्यू ज्यादा है, इसमें करंट की वैल्यू कम है। दोनों देखिए H+ Cl नेगेटिव, H+ Cn नेगेटिव, नंबर ऑफ आयंस सेम आ रहे हैं, चलो मान लेते हैं, लेकिन फिर भी HCl में से करंट ज्यादा पास कर रहा है, लेकिन HCN में करंट कम पास कर रहा है। ऐसा क्यों? अच्छा, आप एक चीज बताइए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। क्या स्ट्रॉन्ग एसिड H+ डोनेट नहीं करते? क्या करते हैं? क्या वीक एसिड H+ डोनेट नहीं करते? क्या करते हैं? तो डिफरेंस क्या है दोनों में? हाँ,
स्ट्रॉन्ग एसिड के पास जितने भी H+ होंगे इन अ पर्टिकुलर टाइम, जैसे ही आप उसको पानी में डालोगे फट से दे देगा, कहेगा लो सारे के सारे ले लो, दानवीर बन जाएगा, कहेगा लीजिए सारे के सारे एसिड H+ मेरे से ले लीजिए। लेकिन जो वीक एसिड है वो धीरे 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 करके देगा। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास मान लो कि अभी मेरे पास 5 टॉफीज पड़ी है पॉकेट में, आप आए सर 5 टॉफीज दे दीजिए, मैं कहा ये लो 5 की 5 दे दी मैंने आपको विद इन 1 सेकेंड। मैं क्या बना? स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि मैंने अपने H+ आपको कंप्लीटली डोनेट कर दिया, मैं कहा लो कोई बात नहीं। लेकिन आप यही बात हुई अभी एक छोटा बच्चा 1 साल का, उसकी पॉकेट में 5 टॉफीज है, उससे मांगो कि दे दे हर एक, तो वो आपको सारी देगा या एक निकाल के देगा? एक। उसके पास क्या टॉफीज नहीं है, लेकिन आपको एट अ पर्टिकुलर टाइम कितनी देने वाला है? एक। मतलब अपना कंप्लीट डिसोसिएशन वो नहीं करता। कंप्लीट डिसोसिएशन कौन करता है? स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस, ये अपना कंप्लीट डिसोसिएशन कर देते हैं। लेकिन अगर हम बात करें वीक एसिड और वीक बेस की, तो ये इनकंप्लीट डिसोसिएशन करते हैं, कंप्लीट नहीं टूटते, कंप्लीटली नहीं टूटते। डन। तो इसीलिए हम यहां पर अगर बात करें, चलते हैं यहां पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में और यहां पे वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है मेरे पास और एक कैसा है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, व्हाट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनाइए, डेफिनेशन प्रोड्यूस कीजिए अपने आप। विच डिसोसिएट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज अ इलेक्ट्रोलाइट विच डिसोसिएट इट्स 100% ऑफ H+, डिसोसिएट इनटू लिख लेते हैं, डिसोसिएट इनटू इट्स 100% ऑफ H+, या फिर डिसोसिएट कंप्लीटली भी लिखा जा सकता है। अब ये डिसोसिएट कंप्लीटली में ना हमारा कंसेप्ट नहीं बनेगा, इसलिए नहीं लिखा था, डिसोसिएट कंप्लीटली। क्लियर? अगर ये 100% डिसोसिएशन दे रहा है तो अल्फा, व्हाट इज अल्फा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ, ये वही परसेंटेज है ना, परसेंटेज है अल्फा इन द 0 to 1 के टर्म्स में। अगर 100% डिसोसिएशन है तो अल्फा की वैल्यू कितनी डालने वाले हैं हम लोग? 1। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अल्फा कितना रहता है? 1। अब और देखिए क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट HCl, ये किसमें ब्रेक डाउन हुआ? H+ और Cl नेगेटिव में, H+ और Cl नेगेटिव में, ये डिसोसिएट हो गया। अब आपको क्या लगता है ये डिसोसिएट होने के बाद बैकवर्ड रिएक्शन करेगा क्या? नहीं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो चुके हैं, वो रिवर्स रिएक्शन नहीं करते। तो ये कैसी रिएक्शन है? इरिवर्सिबल। कैसी रिएक्शन है? इरिवर्सिबल। और अगर मैं बात करूं किसकी? वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में देखिए विच डिसोसिएट कंप्लीटली इनकंप्लीटली, इनकंप्लीटली, विच डिसोसिएट इनकंप्लीटली, तो उसे हम क्या बोल देंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या इनके पास H+ आयंस नहीं है? लेकिन देखिए वही छोटा बच्चा है। अब वही छोटे बच्चे को आप कहोगे कि सर मेरे को प्लीज एक टॉफी दे दीजिए, या 5 मांगिए, उससे 5 थी उसके पास, वो नहीं देगा, एक दे देगा निकल कर, ये ले। अब आपको ट्रिक ये खेलनी है कि मैं उससे 5 की 5 निकाल सकूं। अब उसी वो जो हमारा एक चाइल्ड है, छोटा बच्चा है, उससे मुझे सभी टॉफीज लेनी है, तो कैसे ट्रिक लगा के हम उसको निकाल सकते हैं, इसको देखते हैं। अभी देखेंगे कि उस वो वीक इलेक्ट्रोलाइट पे कैसे काम किया जाएगा, जो मेरे को जल्दी से H+ नहीं दे पा रहा, तो उसमें काम करेंगे अभी अपन। अभी देखते हैं हम वीक इलेक्ट्रोलाइट में। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? विच डिसोसिएट इनकंप्लीटली, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होने वाला वो। तो इसमें जो अल्फा की वैल्यू है वो लेस देन 1 रहेगी, अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 एंड अल्फा इज ग्रेटर देन 0। तो अल्फा जो है वो 0 से तो ज्यादा होगा और 1 से कम होगा। क्लियर? अब देखते हैं, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं CH3COOH, CH3COO नेगेटिव प्लस में H+। अब हमें यह लगता है, ध्यान से देखिएगा, हमें इस रिएक्शन में यह देख के लगता है सर इसके पास कितने H+ प्रेजेंट थे? 1।
दे कितने दिए? एक दे तो दिया, अपना 100% दे तो दिया। लेकिन दोस्तों एक चीज देखिए, ये तो मैं एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं बात करूंगा एक कंटेनर में, उसमें मेरे पास तो नंबर ऑफ मोल्स होंगे मॉलिक्यूल्स के, तो वो सारे नहीं टूटते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास 100 मॉलिक्यूल है, तो उसमें से 10 टूटेंगे, बाकी 90 बैठे रहेंगे। कह रहे कि हम अभी नहीं टूटने वाले, कि कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस दीजिए मैं तब टूटूंगा। तो एक को तो मेरे को तोड़ के लिखना होगा ना, एक को तो मेरे को आयनिक फॉर्म में लिखना होगा। और अगर ये वीक है तो ये क्या होने वाला है? बैकवर्ड रिएक्शन में जाने वाला है। और इस केस में अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड हो जाए, और इस कंडीशन को क्या बोलने वाला हूं मैं? आयनिक इक्विलिब्रियम अटेन्ड हो चुका है। इस टाइम पर क्या हो चुका है? आयनिक इक्विलिब्रियम अटेन्ड हो चुका है। ठीक है ना? अब देखिए इधर ध्यान से, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। एक चीज मैं आपको यही समझाना चाहूंगा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या डिफरेंस है। मेनली हम कहां कंफ्यूज होते हैं। देखिए अब मैं बात कर रहा हूं HCl में, तो ये किसमें ब्रेक डाउन हुआ? H+ और Cl नेगेटिव। देखिए ध्यान से। और अगर मैं बात करूं CH3COOH, ये किसमें ब्रेक डाउन हुआ? CH3COO नेगेटिव प्लस में H+। ठीक है? देखिए एक सिंपल सी कहानी हम समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक कपल है, ठीक है, मैरिड कपल है, ठीक है, और जो हमारे पास मेल है वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है भाई साहब, है ना, बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है और फीमेल को मारता है बहुत ज्यादा। तो इस केस में अगर उनका डाइवोर्स करवा दिया जाए, इस केस में अगर उनका करवा दिया जाए, तो वो फीमेल उससे अलग होकर स्टेबल होगी या नहीं होगी? हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी ना। अगर आप उसी फीमेल को दोबारा कहो कि यही मेल है, अब चली जा इसके साथ, दोबारा चली जा रहने के लिए, जाएगी नहीं। मतलब वो वापस से रिवर्सिबल रिएक्शन करने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि जब वो ब्रेक डाउन हो रही है तो कैसा हो रही है? वो स्टेबल। कैसी बन रही है? वो स्टेबल। तो वो बैक क्यों जाए भाई? वो बैक क्यों जाए? अब आ जाते हैं हम अपने वाले पे, है ना, +1 +2 वाला प्यार, दिल वाला, उस पे आ जाते हैं। उसमें अगर किसी को कहो कि भाई अलग हो जा तू, तो क्या वो अलग होंगे? नहीं। वो मम्मी पापा डांटेंगे तो 2 दिन के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा स्नैपचैट से, उसके बाद 2 दिन बाद फिर मन करेगा तो हम फिर उसको अनब्लॉक करके फिर बातों पे लग जाएंगे। मतलब अगर हम फॉरवर्ड गए तो बैकवर्ड भी आ गए। मतलब यहां पे दोनों टाइप की रिएक्शंस हो सकती हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि जब आपने ब्रेकअप किया, जब भी आपने उसको ब्लॉक किया, तो क्या आप स्टेबल हुए या अनस्टेबल? अनस्टेबल हुए। मतलब पहले आपकी स्टेबिलिटी ज्यादा थी, वो काम आपसे करवाया तो गया जबरदस्ती, लेकिन आप वहां पे स्टेबल नहीं हुए, इसलिए आप कहां चले जाओगे? बैकवर्ड। मैं जा रही हूं। और अगर इसको कहो कि इसी लड़के के साथ वापस चली जाएगी नहीं, क्योंकि ये आफ्टर डिसोसिएशन कैसा आयन बन रहे हैं यहां पे? स्टेबल। तो देखते हैं, इसको समझिए। HCl, जब HCl ब्रेक डाउन होता है तो H+ अलग और Cl नेगेटिव अलग। और Cl नेगेटिव कैसा है? स्टेबल या अनस्टेबल? स्टेबल कंपाउंड है भाई साहब। इट इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, वेरी गुड लिविंग ग्रुप। आप जानते हो अच्छा लिविंग ग्रुप है, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है। Cl नेगेटिव एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, क्योंकि Cl तो चाह रहा था कि मेरे को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए, हमने दे दिया, करा बस, अब मैं नहीं जाने वाला वापिस। अब देखिए ये HCl था, इसको इसने Cl ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया H से, और किस में कन्वर्ट हो गया? स्टेबल स्पीसीज में। ये वापस जाएगा नहीं। क्लियर? अब यहां देखते हैं CH3CO नेगेटिव, ये कैसी बन जाती है? अनस्टेबल। और ये H+ को वापस बुला के कहां चली जाती है? CH3COOH में। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड क्या हो जाते हैं एक टाइम पे आके? इक्वल। और वो इक्वल की कंडीशन को हम क्या बोल लेते हैं? आयनिक इक्विलिब्रियम। क्या बोल लिया जाता है उसे? आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है ना? तो देखिए अगर मेरा जो एनायन बन रहा है वो स्टेबल है, तो हम इस तरह से भी देख सकते हैं। अगर ये स्टेबल है तो ये कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएगा। जी हां, क्योंकि स्टेबल हो रहा है। हम हमेशा स्टेबिलिटी की ओर जाना चाह रहे हैं ना। और अगर यहां पे ये अनस्टेबल हो रहा है तो कंप्लीट डिसोसिएट होगा? नहीं,
वो तो आपने जबरदस्ती हमारा ब्रेकअप करवा दिया सर, हम करना तो नहीं चाह रहे थे, आपने जबरदस्ती करवाया, तो आप वापस आ जाओगे। जैसे ही पेरेंट्स कहीं बाहर गए या कुछ है, वो ही स्नैपचैट से अनब्लॉक होगा और वापस से आप उससे बात करना शुरू कर दोगे, और वो भी कर लेगा। आप एक बार कहोगे सॉरी, बस वो अगला भी मान जाता है, क्योंकि वो भी अनस्टेबल हो गया था आपके बिना। अब हम चलते हैं लिस्ट ऑफ एसिड एंड बेस पे, स्ट्रॉन्ग कौन सी है और वीक कौन सी है। ये एसिड और बेस की लिस्ट आपको याद होनी चाहिए, वैसे तो आप जब काम करोगे तो हो ही जाएगा। अब बात करते हैं हम पहले किस पे, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड पे। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं? मेनली इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं, इन्हें स्ट्रॉन्ग एसिड बोला जाता है। फॉर एग्जांपल H2SO4 हो गया, HCl नाइट्रिक एसिड, HClO4 हो गया, HBr हो गया, ये सभी कैसे एसिड है हमारे पास? स्ट्रॉन्ग एसिड है। डन। और अगर वीक एसिड में आऊं तो वो कार्बन के एसिड होंगे, इसीलिए उन्हें कैसे एसिड बोल देते हैं? ऑर्गेनिक एसिड। इनमें कार्बन आपको देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल HCN है, एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, वाटर है और बाइकार्बोनेट हमारे पास है। ये सब के सब वीक एसिड है। अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग बेस की, तो S ब्लॉक के एलिमेंट, क्योंकि उनमें मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है, तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएंगे ना। अब देखिए इधर ध्यान से, मैं एक और चीज समझाता हूं आपको। देखिए S कैरेक्टर, जैसे कि NaOH लिया मैंने और एक लिया हमने एल्यूमिनियम OH3। देखिए ध्यान से, सोडियम हाइड्रोक्साइड है और इधर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है। ये कितने OH प्रोवाइड करवाने वाला है आपको? 1। और ये कितने OH देने वाला है? 3। कौन सा स्ट्रॉन्ग हुआ, A या B? A। सर ये तो 3 दे रहा है, तो ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अरे नहीं, उसके पास 3 है, क्या वो आपको 3 देगा? नहीं देगा। क्या कंप्लीटली डिसोसिएट होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होता? आइए देखते हैं। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है, तो उसमें देखिए OH बेस कौन होते हैं? जो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। अब OH के साथ कौन जुड़ा हुआ है साथ में? सोडियम। अब OH अपना इलेक्ट्रॉन तभी डोनेट करेगा जब सोडियम उसको गारंटीफाई करता है कि तू भाई इलेक्ट्रॉन दे दे, मैं बैठा हूं ना तेरे को इलेक्ट्रॉन देने के लिए। क्योंकि सोडियम मेटल है, सोडियम तो कहेगा कि तू दे इलेक्ट्रॉन, मैं देता हूं तेरे को, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सोडियम इसको देता है, ये आगे पकड़ा देता है। तो ये कैसा बेस बना? स्ट्रॉन्ग। लेकिन एल्यूमिनियम इतनी गारंटी OH के साथ नहीं लेता, कह रहा दे या ना दे, मेरा कोई लेना नहीं है, क्योंकि मैं तो खुद ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हूं, पहले तेरे को कहां से दे दूं। समझ रहे हैं बात को? इसीलिए हम क्या देख रहे हैं यहां पे? स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस की कहानी। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं? ये लिखे हुए मेनली S ब्लॉक वाले। और वीक बेस देखिए आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड और जिंक हाइड्रोक्साइड, ये वीक बेसिस हैं। अब एक चीज अगर हम देखें यहां पे, तो अब ये देखिए, हम पढ़ क्या रहे हैं दोस्त? आयनिक इक्विलिब्रियम। तो मैं यहां से जाता हूं, आयनिक इक्विलिब्रियम कहां होता है? कोवेलेंट कंपाउंड में देखने को मिलेगा या फिर आयनिक कंपाउंड में देखने को मिलेगा? आयनिक में। अब आयनिक कंपाउंड भी अगर मैं देखूं तो वो 2 टाइप के हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो किस में देखने को मिलेगा? स्ट्रॉन्ग में या वीक में? वीक में। क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया, वो अपनी बैकवर्ड रिएक्शन करने वाला नहीं है, वो बैकवर्ड रिएक्शन नहीं करेगा। कौन? स्ट्रॉन्ग। कौन बैकवर्ड रिएक्शन करता है? वीक है। देखिए, जो अपनी बात से मुकर जाए, आज बात कही कल कही, नहीं सर मैंने तो नहीं कही थी, वो आपको क्या लगता है? स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का आदमी है, वीक पर्सनैलिटी का? वीक का। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाला आदमी अगर उसने एक बार बात बोल दी तो अपनी बात से कभी भी बैक होने वाला नहीं है। इसीलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में बैकवर्ड रिएक्शंस चलती नहीं है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में बैकवर्ड रिएक्शन नहीं चलती है। और मेरे को तो भाई इक्विलिब्रियम अटेंड करना है, इक्विलिब्रियम में तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों होने चाहिए, तो मैं तो किसमें काम करने वाला हूं? जिसमें क्या होगा? बैकवर्ड। तो इसीलिए मैं बात कर रहा हूं आयनिक इक्विलिब्रियम में। आयनिक इक्विलिब्रियम में आयनिक कंपाउंड देखूंगा, और आयनिक में भी कौन से देखने वाला हूं? वीक। स्ट्रॉन्ग वाले अपने काम के नहीं है, तो वीक वाले पे मैं चलने वाला हूं। तो हमारी पूरी की पूरी जो गेम सेट होने वाली है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पे होगी। ठीक है, चलिए ये लिख लेना, ये सेंट्रल लाइन है मेरे लिए, ये सेंट्रल लाइन है मेरे लिए। जैसे फिजिक्स में सेंट्रल लाइन थी, ये इसकी सेंट्रल लाइन है। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट पकड़े रखो यहां पे। अच्छा, अब देखते हैं हम, एक लॉ दिया गया जिसे बोलते हैं ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ऑसवाल्ड
डाइल्यूशन लॉ। अब इस लॉ को समझते हैं, देखिए बिल्कुल आराम से। एक लंबी सांस ले लीजिए, पहले थक गए हो गए यहां तक तो है ना, एक लंबी सांस ले लीजिए फिर आगे चलते हैं। मैं भी पानी पी लूं। तो ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या है, पहले तो मैं उसकी डेफिनेशन लिखता हूं क्या है। ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ स्टेट्स दैट, अच्छा आपको क्या लगता है ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ रहे हैं तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए होगा या वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होगा? वीक के लिए। स्ट्रॉन्ग के लिए तो देगा ही क्यों, स्ट्रॉन्ग में तो काम ही नहीं करना, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होगा। तो ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ स्टेट्स दैट weak Oswald dilution law states that in weak electrolyte dissociation increases with dilution। आइए इसका मतलब समझते हैं, पढ़िए एक बार क्या कह रहे हैं। ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ स्टेट्स दैट इन वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन, डिसोसिएशन इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन, करेक्ट। अब देखते हैं आगे कहना क्या चाह रहा है। एक बात देखिए, मान लो मैंने वहां पे यहां पे 1 kg और यहां पर जो मेरा सॉल्वेंट है, जो मेरे पास वाटर प्रेजेंट है, वो वाटर है 3 लीटर, ठीक है। 1 kg ऑफ सोल्ट प्रेजेंट इन 3 लीटर ऑफ वाटर। अब मैंने क्या करा, मेरा सोल्ट तो 1 kg ही है, सोल्ट कितना है 1 kg, लेकिन वाटर कर दिया मैंने कितना 10 लीटर, कितना कर दिया गया 10 लीटर। अब एक बात बताइए, यहां की कंसंट्रेशन और यहां की कंसंट्रेशन में कोई डिफरेंस आएगा? जी हां, बिल्कुल, क्यों नहीं आएगा। अगर आप इसको देख रहे हो तो ये पानी आपको नमकीन लग सकता है पीने में सोल्टी टेस्ट दे सकता है ये आपको कि 1 kg है सर 3 लीटर में, लेकिन 1 kg कितने में डाल दिया आपने 10 लीटर, तो जो सोल्टनेस है वो ज्यादा हो जाएगी कि कम होगी। मतलब अगर आप वाटर की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हो, वाटर की कंसंट्रेशन को क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन। कि आप वहां पे क्या इंक्रीज कर रहे हो? पानी की कंसंट्रेशन, इसे डाइल्यूशन बोला जाता है कि डाइल्यूट कर रहे हो आप उस चीज को। और जैसे ही आप डाइल्यूट करोगे तो कंसंट्रेशन हो जाएगी कम। कंसंट्रेशन क्या होने वाली है वहां पे? कम हो जाएगी। कंसंट्रेशन कम होगी और वहां की वॉल्यूम, पानी की वॉल्यूम क्या हो रही है यहां पे? ज्यादा हो जाएगी। मतलब ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या कहना चाह रहा है, उसको समझने से पहले मैं आपको कंसंट्रेशन पे लेके आया, क्योंकि मुझे पता है आपको नहीं आती, आपके कंसंट्रेशन के कंसेप्ट भी गायब है। और चले आप सीधा आयनिक इक्विलिब्रियम में सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट पे कि इसके क्वेश्चन नहीं हो रहे, होंगे ही नहीं, पहले यहां देखना होगा आपको ये क्या कह क्या रहे हैं। इसको समझते हैं कि देखो सिंपल सी बात है कि जैसे जैसे आप डाइल्यूट करते जाओगे, पानी डालते जाओगे किसी भी चीज में, आप पानी डालते जा रहे हो, तो इससे क्या होने वाला है? आपकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी और कम होती जाएगी, करेक्ट। अब देखते हैं आगे, तो इसको हटाते हैं अपन एक बारी के लिए और आते हैं अपने केमिकल इक्विलिब्रियम पे वापस से। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी एक केमिकल ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल HCl। वीक ही लेना होगा, स्ट्रॉन्ग तो ले नहीं सकता है ना, स्ट्रॉन्ग नहीं ले सकता, कैसा लेना होगा मुझे? वीक। तो मैंने वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया एक HCl, ठीक है। ये किसमें ब्रेक डाउन होने वाला है? H+ और Cn नेगेटिव। इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, जब टाइम कितना होगा 0, स्टार्टिंग बात कर रहे हैं, तो इसकी कंसंट्रेशन C, इसकी 0 और ये भी 0। एट टाइम t जब इक्विलिब्रियम रीच हो गया तो अल्फा के रिस्पेक्ट में कितनी लिखूंगा इसको? C माइनस C अल्फा, अल्फा की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो क्या लिखूंगा इसको? C माइनस, इसको क्या लिखूंगा? और इसको क्या लिखने वाला हूं? C अल्फा। अब यार सीधी सी बात है, मेरे पास देखिए अल्फा क्या है, दोबारा समझ लीजिए।
अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है कि कितने परसेंट कम हुआ। जैसे कि मैं बोलता हूं कि मेरे पास 100 रुपीज है, कितने रुपीज है, मैंने 10% खर्च कर दिए, 10% मेरे से चले गए, तो मेरे पास बचे कितने, 90। तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, 100 रुपीज में से कितने माइनस करूं, 10% ऑफ 100, तभी बचे हुए मिलेंगे कितने, 90। मतलब ये परसेंटेज मेरी अल्फा है, 100 क्या है मेरे लिए, सी, तो ये बना ना सी। तो देखिए यहां पे यही तो लिखा, सी माइनस सी अल्फा, यहां पे अल्फा सी लिखा हुआ, सी अल्फा लिख लो, मैथमेटिक्स खेल रहे हैं यहां पे, सी माइनस सी अल्फा, और जो यहां से निकला वो यहां और यहां चला गया। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं यहां पे डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखने की शुरुआत करता हूं के, तो के में क्या लिखते हो आप, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाय में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अगर मैं यहां के लिखना चाहूं तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लिख लिए, प्रोडक्ट कौन कौन से मेरे पास, H+ और साथ में कौन है जी, Cn नेगेटिव, डिवाइडेड बाय में HCN की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। तो के H की कंसंट्रेशन कितनी आ रही है इक्विलिब्रियम, C अल्फा, ये भी कितनी है, C अल्फा, और डिवाइडेड बाय में C माइनस C अल्फा। चेक कीजिए, चेक कीजिए। तो देखिए ये ओसवाल्ड काम कर रहा है, वो देख रहा है इसके अंदर। अभी तक सर ये तो क्या देख रहा है, यहां तक तो हम केमिकल इक्विलिब्रियम में भी पढ़ चुके थे, यहां तो हम केमिकल इक्विलिब्रियम में भी चले गए थे कि K = C अल्फा बाय में C माइनस C अल्फा, ये तो लिख सकते हैं। आगे देखिए, अब आगे क्या होने वाला है यहां पे, जो रोकते हैं। अब देखो, तो K वो C अल्फा इंटू C अल्फा क्या बन गया, C² अल्फा स्क्वायर, डिवाइडेड बाय में C1 माइनस अल्फा, कॉमन ले लिया C। अब क्या किया मैंने, एक C से एक C उड़ा दिया, क्या बचा, C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। तो K की वैल्यू कितनी आ गई, C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 1 माइनस अल्फा। अब देखिए एक और गेम, तो अब यहां पे ये तो हम केमिकल इक्विलिब्रियम में भी पढ़ चुके थे। अब यहां पे एंट्री होती है किसकी, ओसवाल्ड की। वो भाई साहब क्या कहते हैं, ओसवाल्ड किसके लिए एक्सप्लेन करते हैं, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर वीक। आप कहोगे सर ये इलेक्ट्रोलाइट क्यों लिख रहे हो बार बार, बात तो हम एसिड बेस में कर रहे हैं। अरे भाई मैं एसिड और बेस भी तो लिख सकता हूं, एसिड और बेस क्या है, इलेक्ट्रोलाइट ही तो है। तो मैं एसिड या बेस की जगह क्या लिख रहा हूं यहां पे बार बार, इलेक्ट्रोलाइट। तो ओसवाल्ड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट कहता है, कह रहा है कि उसने एक चीज देखी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में 100% डिसोसिएशन नहीं होती। 100% डिसोसिएशन होती है क्या, नहीं। तो वो कह रहा है अगर डिसोसिएशन 5% से भी कम है, अगर डिसोसिएशन परसेंट से भी कम है, मतलब 5% का मतलब क्या हो गया, अल्फा इज लेस देन 0.05, परसेंटेज को कन्वर्ट कर लिया। अगर अल्फा मेरी 5% से भी कम है, 5% से भी, तो यार ये 1 माइनस अल्फा में 1 माइनस 0.05 करोगे तो कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, मतलब 1 माइनस अल्फा 1 के इक्विवेलेंट ही रहेगा यार कहीं ना कहीं। तो वो कह रहा है अगर ये चीज है तो क्या कर सकते हो आप, ये माइनस वाला अल्फा हटा सकते हो, नेग्लेक्ट मार सकते हो। आपको पता है नेग्लेक्शन में जो प्लस माइनस होती है वो मल्टीप्लाई वाला नहीं जाएगा। तो ये क्या बन गया, K = C अल्फा स्क्वायर। ये किसके लिए है, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। किसके लिए है ये, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। डन है यहां तक, हम कहां पे आ गए हैं, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। मतलब हम आ चुके हैं K = C अल्फा स्क्वायर, K = C अल्फा स्क्वायर फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, जहां पर जो अल्फा है वो लेस देन 0.05 या फिर लेस देन 5% होने वाला है। अब यहां से अल्फा की वैल्यू देखिए क्या बनेगी, K में C रूट आया ना, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट K/C एंड अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट C। अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कब, व्हेन K कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट, तभी बनेगा। अब एक चीज देखिए, इफ डाइल्यूशन अकर्स,
अगर आप उसमें पानी मिला रहे हो, डाइल्यूशन ऑकर्स, डाइल्यूशन कर रहे हो, तो कंसंट्रेशन देखिए मैं लिखता हूं कि आप डाइल्यूशन कर रहे हो, डाइल्यूशन करने से कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम या ज्यादा, कम। डाइल्यूशन करने से कंसंट्रेशन क्या होने वाली है, कम। अरे देखो अगर आप पानी मिला रहे हो यार, ये देखिए कहां गया, अच्छा हट गया क्या, अगर आप पानी मिला रहे हो सीधी सी बात है कि कंसंट्रेशन क्या होने वाली है, कम। पानी मिलाने से कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम। और अगर कंसंट्रेशन कम हो रही है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगी। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगी, बढ़ जाएगी। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है मेनली। वो कहता है, देखिए हम क्या देख रहे थे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाले हैं वो 100% डिसोसिएट हो जाते हैं, कह रहे लो जी H+ ले लो, लेकिन वीक वाले नहीं होते। अब हमें कह रहे हैं कि वीक वालों को मैं और डिसोसिएट करना चाहता हूं, मैं उसमें अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और करना चाहता हूं उसमें डिसोसिएशन, मतलब पहले अल्फा जो मेरी 30% थी मैं उसको 80% पे लाना चाहता हूं, तो क्या करूं, तो ओसवाल्ड बोलता हूं उसमें पानी डाल, डाइल्यूशन कर उसका, क्योंकि डाइल्यूशन करने से क्या होता है कि कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी वहां पे, कम, और अल्फा हो जाएगा ज्यादा। ये तो मैथमेटिकली टर्म है, लेकिन हम अगर वैसे अगर कंसेप्चुअली देखना चाहे, आप जानते हैं कि H2 इज ऑल्सो अ पोलर मॉलिक्यूल। H2O की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी वो उन दोनों को जो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं उनको भी क्या करेगा, तोड़ देगा। इसीलिए जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करते हो इन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कंडक्टिविटी बढ़ेगी। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री +2 में भी इस पे हमने काम किया था। अब अगर आपने डाइल्यूशन कम किया मतलब कंसंट्रेशन को क्या कर दिया, ज्यादा, तो अल्फा क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, कम। ये है। और अगर ये हमारे पास है प्रोपोर्शनैलिटी, उसके बाद तो आप जानते हो इसका फॉर्मूला कैसे बन सकता है, α1/α2 इज इक्वल टू अंडर रूट में C2/C1। अब इसमें कंपैरिजन शुरू हो जाएंगे, अब इसमें कंपैरिजन शुरू कर सकते हैं हम कि क्या है क्या नहीं है। जैसे कि एक क्वेश्चन देखते हैं यहां पे, हाँ जी, क्वेश्चन, मेरे पास HCl है, इसकी कंसंट्रेशन एक तरफ 0.5 है C1 और एक में कंसंट्रेशन इसकी 0.15 है, तो फाइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मतलब किसकी ज्यादा होगी, मतलब α1, इसकी α1 मान लेते हैं और इसकी मान लेता हूं α2, तो बताइए α1 इज ग्रेटर देन α2, α2 इज लेस देन α1, या फिर α1 इज इक्वल टू α2, या फिर हमको ना ही पता। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है, फटाफट बताइए कि होने क्या वाला है। फर्स्ट आंसर आएगा, बी ऑप्शन आएगा, आंसर बताइए। हाँ जी, क्या ऑप्शन आने वाला है, अरे सिंपल सी कहना है यार, अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √C, तो जिसकी कंसंट्रेशन कम उसका अल्फा ज्यादा। कंसंट्रेशन कम किसकी है, ए की या बी की, बी की। अरे जी अब समझ आया बचवा कि गड़बड़ कहां है। हमको तो मैथमेटिक्स नहीं आती, 10th वाली नहीं 10th वाली तो आती है आपको, 6th वाली। अच्छा एक बात बताओ, 0.5 बड़ा है 0.15 बड़ा है, 5 बड़ा है भाई। हाँ तो 0.5 0 होता है, तो 0.5 बड़ा है 0.15 से। नॉन मेडिकल, तो 0.5 जो है वो बड़ा है किससे, 0.15 से। तो किसकी कंसंट्रेशन कम है, C2 की। अगर C2 की कंसंट्रेशन कम है तो उसका अल्फा ज्यादा होगा, तो किसका अल्फा ज्यादा होगा, α2। Therefore option B is the correct option।
कृपया करके पढ़ लीजिए आप। वो देखिए ना आपने रील, वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, सब कुछ बदल गया। 10th के बाद +1 में ऐसे ही होता है, वक्त बदल जाएगा, जज्बात बदल जाएंगे, सब कुछ बदल जाएगा दोस्त, है ना। और ये वीडियो भी जानची देखेगी, उसके भी वक्त और सब कुछ बदलने वाला, देखना। तो इसलिए भाई ये पॉइंट वाले तो कर लो, ये कौन सिखाएगा आप लोगों को, ये तो खुद ही करने पड़ेंगे। हाँ क्यों रितेश जी, पता था आंसर तो आपको फर्स्ट आ रहा था, रेसिप्रोकल नहीं है। ओके चलो एक और दे देते हैं फिर, इसी में कर लो, आ जाओ आप करके दिखा दो। अच्छा मेरे पास HCl है, एक बार इसकी कंसंट्रेशन है 0.46 और एक बार इसकी कंसंट्रेशन है 0.10। डन। और लो जी, इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन α1 और इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन α2, A B C D। तो α1 इज ग्रेटर देन α2, α2 इज ग्रेटर देन α1, α1 इज इक्वल टू α2, या हमको नहीं पता, मतलब नन ऑफ द अबव। करिए जल्दी, बोलेगा नहीं, बस आप सोल्व कर लीजिए और बताइए कि क्या हो रहा है। हाँ जी आंसर आ गए, बताइए। सेकेंड 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 सेकेंड। आइए तो हम देखते हैं यहां पे इसकी कंसंट्रेशन कितनी है 0.46, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है 0. और मुझे पता है कि अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √C फॉर वीक बेसिस, फॉर वीक बेसिस या फिर वीक एसिड, क्योंकि ओसवाल्ड डिल्यूशन लो किसके लिए अवेलेबल था, वीक के लिए, क्योंकि नहीं तो नॉर्मल तो मेरे पास ये था ना ऑप्शन, K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। अगर मैं वीक करता हूं तो जाके ये C अल्फा स्क्वायर बनता है और ये वैल्यू निकल के आती है मेरे पास। डन। अब देखिए किसकी कंसंट्रेशन कम होगी, उसका अल्फा ज्यादा होगा। कंसंट्रेशन कम किसकी है, C2 की, मतलब इसका अल्फा ज्यादा होगा। तो α2 इज ग्रेटर देन α1 नहीं है। यहां पे क्या है, ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। और इसका तो अल्फा सीधा सीधा क्या होता है 1, कंसंट्रेशन जो मर्जी ले लीजिए क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्ग है। तो ऑप्शन आया C। ध्यान से करे बचवा, क्या करत हो भाई साहब, ओसवाल्ड डिल्यूशन लो तो वीक के लिए है, मैंने तो स्ट्रॉन्ग लिखा था। ये वही बच्चे हैं, देखो याद करो, अपने आप को याद करो। मैथ्स में ऐसे ही करते थे हम 9th में कि सर ने जो प्रीवियस क्वेश्चन कराया अगले वाले में वही स्टेप करते थे जो प्रीवियस कर रखे हैं, नहीं समझ आएगा ये तो, है ना। मैक्सिमम स्टूडेंट यही करते हैं कि हाँ वहां से देख पहला स्टेप अच्छा यहां पे भी यही, बस वैल्यू चेंज कर लेते थे। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि पिछले वाले में भी HCl डाला था क्या। ओ यहां गलती हुई हमसे, पिछले वाले में HCl लिखना था, ये वीक के लिए है भाई। स्ट्रॉन्ग के लिए तो ओसवाल्ड डिल्यूशन लो वैलिड ही नहीं है, वो तो वीक के लिए है। तो ये गलती हमसे हो गया था, हमने यहां पे HCl लिख दिया था, लेकिन यहां स्ट्रॉन्ग है वो वीक है। तो वीक के केस में तो आप K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर लगा सकते हो, लेकिन स्ट्रॉन्ग के केस में C इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर नहीं लगा सकते, ठीक है। अब देखिए इतना पढ़ने के बाद हम निकलते हैं कि सर व्हाट इज एसिड बेस थ्योरी, कि सर ये एसिड क्या होता है, बेस क्या होते हैं। क्योंकि देखिए अगर हम इसको पढ़ने की कोशिश करें तो स्टार्टिंग में ये कंफ्यूजन था कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं। तो इसको स्टडी किया गया, हिस्टोरिकल वे पढ़ना है आपको इसमें एसिड बेस में। तो सबसे पहले आया आर्हीनियस, सबसे पहले कौन आया यहां पे, आर्हीनियस। और आर्हीनियस के नीचे मैं लिखता हूं वाटर बेबी। कौन है ये, वाटर बेबी। वाटर बेबी समझते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाटर बेबी, जिसको पानी से प्यार हो, मतलब जो स्विमिंग ज्यादा करता है, जिसको पानी में रहना अच्छा लगता है, तो उसे हम वाटर बेबी बोलते हैं, है ना।
चाहे जैसे मैं भी हूं तो आप मेरे को भी वाटर बेबी बोल सकते हो, अगर मेरे को स्विमिंग बहुत अच्छी लगती है मैं आपको मैक्सिमम टाइम पानी में मिलूंगा, ठीक है। तो आर्हेनियस भी कैसा था, वाटर बेबी, याद रखना, काम आएगा ये। आर्हेनियस ने एक्सप्लेनेशन दी, उसके बाद एक और आए जिनका नाम था ब्रोनस्टेन लोरी, ब्रोनस्टेन एंड लोरी, ये दोनों है भाई। इसके बाद आया कौन, लुइस। तो ये 3 साइंटिस्ट थे, विद टाइम ये आने लगे। तो सबसे पहले एक्सप्लेनेशन आर्हेनियस ने दिया, उसके बाद एक्सप्लेनेशन ब्रोनस्टेन एंड लोरी ने दिया, एंड द थर्ड एक्सप्लेनेशन जो दिया किसने दिया, वो लुइस ने दिया, ठीक है ना। अगर आप कहें आर्हेनियस कौन था जी, वाटर बेबी। अगर मैं बात की करूं लुइस की, तो लुइस कौन था, ये था इलेक्ट्रॉन बेबी। हाँ, साइंस की लैंग्वेज में लिख रहे हैं तो लिख लीजिए। तो हमारे पास आर्हेनियस कौन है जी, वाटर बेबी, और लुइस कौन है जी हमारे पास, इलेक्ट्रॉन बेबी। यहां से समझिए क्लास 10th का बेसिक है, जहां पे जिन्होंने 10th पढ़ रखी है मेरे से उनको तो पता होगा, उनको बता रखा है मैंने तीनों चीजें। आपको प्लीज यहां पे ये ध्यान रखना कि आर्हेनियस ने क्या कहा, इनकी थ्योरी इंपॉर्टेंट है, और इसके ड्रॉबैक्स, फिर ब्रोनस्टेन लोरी कहेंगे, देन लुइस के। तो लुइस ने कहानी खत्म कर दी, बहुत बढ़िया सी चीजें बता दी हमको। मेरा फेवरेट है लुइस, इसमें बढ़िया काम होता है, पर्सनली फेवरेट है बंदा लुइस, बढ़िया था। आइए, तो सबसे पहले हम बात किसकी कर लेते हैं, आर्हेनियस की। तो हम लिख लेते हैं आर्हेनियस थ्योरी फॉर एसिड एंड बेस। ध्यान से समझिएगा, नीट वर्ग, नीट जैसे क्वेश्चंस, नीट जैसे एग्जाम में भी इसके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर हम बात करें आर्हेनियस थ्योरी की, तो वाटर में भी इसको किस लिए बोला जाता है, क्योंकि इसने जितने भी एसिड बेसिस बताए वो किसके रिस्पेक्ट में बताए, वाटर। मतलब आर्हेनियस ने एक चीज, जो भी सोलवेंट लिया, देखिए अब एसिड बेस बताने के लिए आयनिक कंपाउंड को किसी चीज में घोलना तो पड़ेगा भाई, बिना डिसोल्यूट हुए तो आप बता ही नहीं पाएंगे। तो किस में डाला उसने, हर एक चीज को, वाटर में। तो सोलवेंट कौन सा यूज करता है ये, हमेशा वाटर। और इसने एक लाइन बोली, वो लाइन थी कि वाटर इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल एंटिटी। वाटर कैसी एंटिटी है, न्यूट्रल। वाटर कैसी एंटिटी है, न्यूट्रल। अब इसके रिस्पेक्ट में एसिड कौन होते हैं और बेस कौन होते हैं। आर्हेनियस ने क्या बताया कि एसिड कौन होते हैं। तो आर्हेनियस बताता है कि एसिड आर दो सब्सटेंसेस व्हिच गिव्स H+ आयन टू द सोलवेंट। जो क्या दें आपको, H+ आयन, जो कि आप पढ़ते थे 10th में भी, तो आपने यही पढ़ा, क्लास 10th में भी तो हम यही देख रहे थे कि एसिड कौन होते हैं, जो H+ डोनेट कर दे। यही देख रहे थे ना कि जो H+ डोनेट कर दे। वो किसने बताया हमको, मेनली आर्हेनियस ने। और बेस कौन होते हैं, which gives OH negative ion to the solvent, अब देखिए ध्यान से ही, H+ आयन का क्या नाम होता है, H+ आयन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम। कौन सा आयन, हाइड्रोनियम आयन। और OH नेगेटिव को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल। कौन सा आयन बोला जाता है, हाइड्रोक्सिल आयन। ये ध्यान रखिएगा। तो H+ आयन को कौन सा आयन बोल रहे हैं हम, हाइड्रोनियम आयन। और OH नेगेटिव को कौन सा बोल रहे हैं, हाइड्रोक्सिल आयन। करेक्ट, चले आगे। अब देखिए, अगर मैं बात करूं सिंपल वाटर की, और आपको वाटर के लिए पता है कि वाटर में H+ की कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन कैसी रहती है, सेम। इसीलिए आर्हेनियस ने इसे कैसा मॉलिक्यूल बोला, न्यूट्रल। कैसा बोला, न्यूट्रल। तो वही क्वेश्चन क्लास 10th में, क्या एसिड सोलवेंट के अंदर OH नेगेटिव नहीं मिलेंगे, मिलेंगे। क्या एसिड सोलवेंट में OH नेगेटिव नहीं मिलते, क्या मिलते हैं। देखिए इधर ध्यान से, अगर मैं बात कर रहा हूं कि सर एसिडिक कौन होंगे, एसिडिक सोलवेंट कौन सा होता है, एसिडिक सोलवेंट कौन सा होता है, जहां पर H+ की कंसंट्रेशन OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन से ज्यादा हो। न्यूट्रल कौन सा होता है भाई साहब, जहां पे H+ की कंसंट्रेशन OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन के इक्वल हो। और बेस कौन होते हैं, बेस अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस की बातें कर रहा हूं मैं, और ये आप पढ़ चुके हो 10th में।
जहां पे H प्लस की कंसंट्रेशन से ज्यादा होनी चाहिए किसकी कंसंट्रेशन, OH नेगेटिव की। तो मेरे पास एसिडिक सॉल्वेंट है, न्यूट्रल है और बेसिक है। तो बेस में क्या होता है एसिड में, क्योंकि यहां पे सर आपको सर H प्लस और OH क्यों ले रहे हो, अरे भाई आर्हेनियस ने इसको रिस्पेक्ट में लिया। आर्हेनियस हर एक चीज को वाटर में डालता था और वाटर में वाटर भी आयनाइज हो जाता था H प्लस और OH नेगेटिव में। तो इसीलिए हम यहां पे एसिडिक और बेसिक की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और एक चीज जो आपने लिखनी है क्या, आर्हेनियस डिफाइन एसिड एंड बेस, एसिड एंड इन एक्वस सॉल्यूशन ओनली। मतलब इसने सबको किस में डाला, पानी में। किस में डाला इसको सबने, मतलब हर एक चीज को एसिड और बेस को अगर इसने मेजर करना है तो सॉल्वेंट क्या लिया इसने, पानी। और सारी की सारी बात किस में करी, H प्लस और OH नेगेटिव में। अगर हम आगे चलें एक चीज और देखिएगा यहां पे ध्यान से, जैसे कि ये H प्लस है, अब H प्लस वाटर में गया तो आप वाटर को देखिए OH, और यहां पे क्या मिलेंगे आपको, दो लोन पेयर। अब H प्लस है, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये क्या इस पे अटैक करेगा, कर जाएगा, और क्या बना लेगा, O, दो लोन पेयर, H H, और ये क्या आएगा H, और ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। और इसको क्या लिखूंगा मैं, H3O प्लस, H3O प्लस। अगर कहीं पे भी H प्लस लिखा हुआ है या फिर H3O प्लस लिखा हुआ है, बात दोनों सेम है, क्योंकि H3O प्लस टूट के वापस में किस में आ जाता है, H प्लस और वाटर में, H2O में वापस आ जाएगा। अब लोन पेयर की दिक्कत है, सर ये लोन पेयर तो हमने पढ़े ही नहीं। क्लास 10th चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में ये लोन पेयर बनाए गए थे, वहां बनाए गए हैं। तो H प्लस को कौन सा आयन बोलते हैं, हाइड्रोनियम। तो H3O को भी क्या बोल लेते हैं, हाइड्रोनियम, क्योंकि बात तो दोनों की सेम है। अगर हम बात करें आर्हेनियस की, अब आर्हेनियस के हमने क्या पढ़ने हैं, लिमिटेशन। लिमिटेशंस क्या है आर्हेनियस के, तो एक एक करके लिखते हैं लिमिटेशंस। लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस, आइए तो लिमिटेशन क्या है, दे डू नॉट एक्सप्लेन एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर इन नॉन एक्वस सॉल्यूशन। क्योंकि उसने तो किस में डाले थे, सारे के सारे एक्वस में। लेकिन अगर नॉन एक्वस की बात करो तो क्या आर्हेनियस वहां पे आने वाला है, नहीं आएगा ना, क्योंकि इसने सारे के सारे किस में एक्सप्लेन करे हैं, एक्वस सॉल्यूशन में। तो नॉन एक्वस सॉल्यूशन में एसिडिक और बेसिक बिहेवियर कैसे एक्सप्लेन करोगे, वहां पे तो उसने एक्वस में बोल दिया H प्लस है OH नेगेटिव है, लेकिन नॉन एक्वस है जहां पे H प्लस और OH नेगेटिव प्रेजेंट ही नहीं है भाई, तो वहां कैसे एक्सप्लेन करने वाले हो आप लोग। तो वो एक्सप्लेनेशन आर्हेनियस नहीं दे पाया। जैसे कि मैं बोलूं HCl को पानी में डालेंगे क्या बन जाएगा, H प्लस और Cl नेगेटिव। आर्हेनियस एक्सप्लेन कर देगा कि H प्लस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और OH नेगेटिव की कम है, तो एसिडिक हो गया जी। लेकिन अगर मैं कहूं CO2 जहां पे H प्रेजेंट नहीं है, क्या वो एसिडिक है बेसिक है, कैसे एक्सप्लेन करोगे, क्या आर्हेनियस उसका एक्सप्लेन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा भाई, क्योंकि वहां पे H प्लस और OH नेगेटिव प्रेजेंट नहीं है। आइए तो सेकंड, दे डू नॉट एक्सप्लेन न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। आर्हेनियस ने क्या बोला था, न्यूट्रलाइजेशन कब होगा, जब H प्लस और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन सेम होगी, किसमें, इन एक्वस सॉल्यूशन। और न्यूट्रलाइजेशन, दे डू नॉट एक्सप्लेन न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस इन नॉन एक्वस सॉल्यूशन। क्या नॉन एक्वस सॉल्यूशन में एक्सप्लेन कर पाया था, नहीं कर पाया था। और दे डू नॉट एक्सप्लेन एसिडिक या फिर बेसिक कैरेक्टर ऑफ स्पीसीज विच डू नॉट कंटेन H प्लस या फिर
OH नेगेटिव आयन। हाँ भाई, अगर किसी का H प्लस और OH नेगेटिव आयन नहीं है तो क्या वो एसिड बेस नहीं बन सकते? बन सकते हैं, हमें पता है ना, क्लास 10th में हमने पढ़े थे इस चीज को। लेकिन अर्हीनियस OH और OH पे ही चलता है। तो आप बताइए, आपकी क्लास 10th में यही पढ़ाया गया था ना, सेम सब यही पढ़ाया था। तो क्लास 10th किसको फॉलो करती है? अर्हीनियस को, ब्रोंस्टेड लोरी को, या लुईस को? अर्हीनियस को। आप लोग किसको फॉलो करोगे? सबको। वो तो सबके किसी की भी अकॉर्डिंग बता देगा, कहेगा अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस आंसर दीजिए, या फिर अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लोरी आंसर दीजिए, या फिर कहेगा अकॉर्डिंग टू लुईस आंसर दीजिए। तो कुछ भी एक्सप्लेनेशन हो सकता है हमारे पास, ये नहीं है कि ये रहेगा या वो रहेगा। ठीक है, तो ये अर्हीनियस की मैंने थ्योरी खत्म करी कि अर्हीनियस थ्योरी फॉर एसिड एंड बेसिस, क्योंकि ये सारे के सारे किस में बात करता है? H प्लस और OH नेगेटिव में। अब देखो दिक्कत क्या थी अर्हीनियस के अंदर, मैडम मेन दिक्कत क्या थी अर्हीनियस में? मैंने जितनी भी ड्रॉबैक्स लिखे उसमें सबसे मेन दिक्कत क्या है? यस, कि वो सबको किस में एक्सप्लेन कर रहा है? नॉन एक्वस में, सॉरी एक्वस में, नॉन एक्वस में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। तो जो अगला बंदा आया इसके बाद, कौन? ब्रोंस्टेड एंड लोरी, उन्होंने कहां एक्सप्लेन कर दिया? नॉन एक्वस में, बस। हाँ, ब्रोंस्टेड एंड लोरी। तो हम इसको लिख लेते हैं, ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट। तो इसमें अगर मैं देखूं कि एसिड कौन होते हैं और बेस कौन होते हैं, तो वही है, एसिड कौन होते हैं? एसिड विच गिव्स H प्लस आयन इन ऑल सॉल्वेंट, इन ऑल सॉल्वेंट। तो उसने ये नहीं कहा कि एक्वस की बात कर लो या फिर नॉन एक्वस की बात कर लो, लगा किसी में भी ले लो जी, किसी में भी कर लो, चाहे एक्वस हो चाहे नॉन एक्वस हो। बेस क्या होते हैं? विच एक्सेप्ट H प्लस आयन इन ऑल सॉल्वेंट। इसने गेम पलटी, सर वहां तो H प्लस और OH नेगेटिव था, तो ये H प्लस पे क्यों बात कर रहा है? देखिए, अगर मैं एसिड की बात करता हूं यार, देखो इधर HCl है, तो ये क्या देने वाला है? H प्लस और OH नेगेटिव, सॉरी Cl नेगेटिव। अब देखते हैं यहां पे बेस में, विच एक्सेप्ट H प्लस, विच एक्सेप्ट, अर्हीनियस क्या कह रहा था? विच डोनेट OH नेगेटिव, विच डोनेट, ये क्या कह रहा है? विच एक्सेप्ट। अब एक बात सुनो, OH नेगेटिव का मतलब क्या है? कि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ये जहां पे भी जाएगा किसी ना किसी को डोनेट ही करके आएगा भाई इलेक्ट्रॉन अपना। तो मैं इस बेस पे आने से पहले, मतलब ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट को पकड़ने से पहले, हम किस में चलते हैं? लुईस में। लुईस से ये कहानी क्लियर हो जाएगी आपकी, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा। तो मैं पहले आपको लुईस में लेके चलता हूं। तो मैं इसके लिए एक पेज छोड़ देते हैं यहां पे दो। पहले हम लुईस में चलते हैं और लुईस कंसेप्ट के बाद वापस से ब्रोंस्टेड लोरी में आ जाएंगे कि करा क्या उसने। तो आइए, लुईस का कंसेप्ट सबसे बढ़िया था। इसने कहा यार कहां आप लोग H प्लस OH नेगेटिव के चक्करों में फंस रहे हो, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस, देखिए केमिकल आप पढ़ रहे हो, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस में होता क्या है? सर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं इधर उधर, बस एक का इलेक्ट्रॉन उधर चला गया, इसका इलेक्ट्रॉन उधर चला गया, और कुछ नहीं होता केमिकल रिएक्शंस में। बस आपको वो इलेक्ट्रॉन ट्रैक करने होते हैं कि कहां से कहां जा रहा है। एक का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा और एक का रिडक्शन, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों में मतलब हो ही रहते हैं कि रिएक्शन में, तो रिडॉक्स आ गई, है ना। और उसी रिडॉक्स रिएक्शन में जब मैं इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर वे में ले लेता हूं, उससे एनर्जी निकाल लेता हूं, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, तो मेरे लिए कौन सा कंसेप्ट बन गया यहां पे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। क्लियर ना। अब चलते हैं आगे लुईस कंसेप्ट पे। लुईस क्या कहता है कि एसिड कौन होते हैं और बेस कौन होते हैं। तो यहां लिख लेते हैं बेस कौन होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लुईस एसिड कौन होते हैं? विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, विच एक्सेप्ट। तो मैंने बोला था आपको लुईस कौन है? इलेक्ट्रॉन बेबी है। मैंने आपको क्लास 10th में भी बताया था, पहले भी एसिड बेस में बताया था कि एसिड कौन होते हैं? जो H प्लस, या देखो एसिड कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन खींच लाए, जो इलेक्ट्रॉन
या तो खुद जाके, मतलब ये खुद जाके इलेक्ट्रॉन खींच लाएगा, या फिर किसको भेज के, H प्लस। अरे H प्लस भी तो इलेक्ट्रॉन खींच के ही लाएगा। जो आर्हीनियस और पीछे आप देखो ब्रोनस्टेड और लोरी, ये सब क्या कर रहे हैं, गिव्स H प्लस। अगर आर्हीनियस को देखोगे तो वो भी क्या कह रहा है यहां पे कि एसिड कौन होते हैं, विच गिव्स H प्लस। अरे ये H प्लस देके काम क्या करवाना चाह रहे हैं मेरे से, H प्लस भेज के भी तो क्या निकलवाना चाह रहे हो, इलेक्ट्रॉन। बात तो इलेक्ट्रॉन की है ना भाई साहब, हमारी मेन गेम किस में घूम रही है, इलेक्ट्रॉन में। तो चाहे आप H प्लस भेज के इलेक्ट्रॉन निकलवा लो, चाहे खुद ही निकलवा लो, तो क्या दिक्कत है उसके अंदर। तो आइए हम चलते हैं लुईस में। तो विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, और बेस क्या होते हैं, विच डोनेट इलेक्ट्रॉन। बस खत्म कहानी। इन ऑल सॉल्वेंट, कि किसी भी सॉल्वेंट में ये कर दें, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो क्या कहलाएगा, बेस। और इसके लिए सबसे बड़ी जो एक कामयाबी इसने साबित करी वो क्या थी, अमोनिया। अमोनिया, अमोनिया के पास कौन प्रेजेंट है, H। कौन प्रेजेंट है, H। देखो अगर मैं बात करूं H की, देखो चाहे आर्हीनियस है, आर्हीनियस कहेगा ना NH3 में, क्योंकि ये H प्लस, और इधर बात करो कौन था ये पहले वाला, आर्हीनियस, ये रहा। आर्हीनियस क्या कहता है, विच गिव्स H प्लस, और बेस कौन होते हैं, विच गिव्स OH नेगेटिव। अब देखो ना अमोनिया में, देखना अमोनिया को अगर मैं चेक करता हूं ये किसकी तरह आता है, बेस, लेकिन इसके पास तो OH नेगेटिव प्रेजेंट नहीं है। अमोनिया बिहेव लाइक अ बेस, लेकिन इसके पास OH नेगेटिव नहीं है। तो आर्हीनियस तो इसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा। लेकिन अगर मैं देखूं तो इसको दो बंदे एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। कौन कौन, पहला ब्रोनस्टेड लोरी, ब्रोनस्टेड एंड लोरी, उनकी एक्सप्लेनेशन देखिए क्या है। NH3, वो कहते हैं NH3 के ऊपर ये लोन पेयर है, और ये क्या किसको एक्सेप्ट कर लेगा, H प्लस को। किसको एक्सेप्ट कर लेगा, H प्लस को, और क्या बना लेगा एक्सेप्ट करके, NH4 प्लस, अमोनियम आयन। तो इसने क्या H प्लस को एक्सेप्ट नहीं कर लिया, कर लिया। अगर लुईस के नजरिए से NH3 को देखे तो मैं कहूंगा कि सर ये NH3 ने अपने लोन पेयर क्या कर दिए, डोनेट। और क्या कहलाया मेरे लिए ये, बेस। अरे बात सुनो यार, यहां पे भी तो H प्लस इसके साथ जुड़ रहा है, वो गेम H प्लस की खेल रहे हैं, हम किसकी खेल रहे हैं, लोन पेयर की। ये H प्लस ने इसके ऊपर आके क्या ले लिया, लोन पेयर। देखो सिंपल सी बात है दोस्त, आपने मेरे को पेन दिया तो मैं ये भी तो लिख सकता हूं कि मेरे को एक पेन मिला, ठीक है, या आप कह सकते हो कि आपने मुझे एक पेन दिया। दोनों बातें तो सेम ही है, लेकिन लिखने का ढंग अलग अलग है, तरीका अलग अलग है। तो अगर आप देखोगे आर्हीनियस को नहीं, ब्रोनस्टेड लोरी को और लुईस को, ये दोनों एक दूसरे पे बात कर रहे हैं। लुईस कहता है कि इलेक्ट्रॉन खींच लाया, क्या करा, इलेक्ट्रॉन खींच लाया। तो हम तो यही बोल रहे थे कि एसिड कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन खींच लाए, या फिर या तो खुद जाके या फिर H प्लस को भेज के। अगर खुद जाके आ रहे हैं तो लुईस वाला है, और H प्लस को भेज के कर रहे हैं तो ब्रोनस्टेड एंड लोरी वाला है। आर्हीनियस अलग है। आर्हीनियस समझ नहीं पाया था क्योंकि उसने सिर्फ और सिर्फ किस में बात करी मेरे लिए, पोल एक्वा सॉल्यूशन में। ये किसी भी सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो आओ पीछे चलते हैं वापस से, क्योंकि ब्रोनस्टेड लोरी मेन है। तो विच गिव्स, या सॉरी विच एक्सेप्ट H प्लस आयन इन, अरे एक्सेप्ट कर रहा है H प्लस आयन। H प्लस को आयन को क्यों एक्सेप्ट कर रहा है यार, H प्लस भिखारी आदमी है, इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास। कोई भिखारी को क्यों एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि वो खुद अमीर है। हाँ सिंपल सी काम है। कोई गरीब आदमी को अपने घर में क्यों रहने देगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खुद ही अमीर है, कहेगा ले ले इलेक्ट्रॉन मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है। तो विच एक्सेप्ट H प्लस। अब देखिए इस पे गेम खेली कैसे खेली जाती है। ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब। देखिए ये कौन है मेरे लिए, ऐसे कौन है, ऐसे डिसोसिएट होगा। क्या प्रोवाइड दिया इसने मेरे को, H प्लस और Cl नेगेटिव। अब देखिए अकॉर्डिंग टू ब्रोनस्टेड लोरी एसिड कौन होते हैं जो क्या दे दे मेरे को, H प्लस। क्या HCl ने H प्लस दिया, जी हां बिल्कुल दिया।
ब्रोंस्टेड लोरी ने एक कंसेप्ट और डाल दिया बीच में, कह रहा है जो एसिड है वो H+ देके इसको फॉर्म कर लेते हैं Cl नेगेटिव को। जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि ये वही है, ये Cl नेगेटिव वही फीमेल है जिसका पति इसको मार रहा था, ये अलग हुई तो यहां पे क्या बन गई, ये स्टेबल। तो वो कह रहा है H+ बहुत जल्दी निकल जाता है इसके अंदर से। तो वो कह रहा है कि कौन किसको जल्दी छोड़ेगा वो इस बात पे, देखो अब मान लो कि मैं हूं, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को कितना जल्दी छोड़ूंगा ये इस बात पे डिपेंड होता है कि मैं कितना स्टेबल हो रहा हूं और वो कितना स्टेबल हो रही है। बात तो दोनों पे है। अगर वो स्टेबल हो रही है तो वो छोड़ के चली जाएगी तो भी बॉन्डिंग टूट गई, अगर मैं स्टेबल हो रहा हूं, अगर मैं छोड़ के चला गया तो भी बॉन्डिंग टूट गई। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर मैंने ही ब्रेकअप किया उसके साथ तो वो जाने वाली है, नहीं वो करगी तब भी तो हमारा रिलेशनशिप टूट ही गया। तो बात तो दोनों पे है। अब देखिए ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एसिड। वो कह रहा है जब एसिड H+ दे देता है तो जो हमारी अनायन बनता है उसे क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस। इसे क्या बोला जाएगा। अब सबसे पहले तो सर इसको बेस क्यों बोल रहे हो, क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसके पास तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा वो क्या कहलाएगा, बेस। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया, कॉन्जुगेट बेस। मतलब एसिड जब एसिडिक बिहेवियर शो करता है, जो अनायन उसके साथ बनता है उसे क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस। अब हम बेस की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल NaOH, NaOH क्या कहलाएगा मेरे लिए, बेस। क्या बना, Na+ और OH नेगेटिव। OH नेगेटिव तो बेस हो गया, लेकिन Na से ये क्या बन गया इसका, कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट मतलब इससे जुड़ा हुआ एसिड। क्यों, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन अब लेना चाहेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज में आ गया। तो आपको ऐसे ही क्या करने, देखो बेस क्या करता है, OH नेगेटिव और साथ में क्या बना लेता है उसका, कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड बेस बनाता है कॉन्जुगेट एसिड, और एसिड बनाता है कॉन्जुगेट बेस। और इसमें हमेशा एक ही H+ OH नेगेटिव की बात करेंगे, एक H+ दे देंगे, एक ले लेंगे, एक दे देंगे, एक ले लेंगे। लेकिन यहां पे देखिए OH नेगेटिव नहीं लिखना था हमने को, ये तो आपको समझाने के लिए लिखा। अब देखिए OH नेगेटिव क्यों नहीं लिखना, क्योंकि मैं बात किसकी कर रहा हूं, ब्रोंस्टेड एंड लोरी की। और ब्रोंस्टेड एंड लोरी H+ में ही गेम खेलते हैं। एसिड क्या होता है, H+ डोनेट करता है। देखिए अभी ध्यान से, एसिड कौन होता है, जो H+ डोनेट, और बेस कौन होता है, जो H+ एक्सेप्ट करता है। और क्या बना लेगा साथ में इसके, कॉन्जुगेट एसिड। तो आप इसको याद रखिए, बेस H+ लेके क्या बना लेगा, कॉन्जुगेट एसिड, और एसिड H+ डोनेट करके क्या बना लेगा, कॉन्जुगेट बेस। इस पे काम करना है, इस पे काम करना है आपको। ब्रोंस्टेड एंड लोरी आते ये जरूर लिखोगे आप लोग। जैसे ही वो आपको कहेगी ब्रोंस्टेड एंड लोरी में बात करनी है तो आपको ये चीज जरूर लिखनी है वहां पे किसी भी हाल में कि हो क्या रहा है। क्लियर। अब हम क्या करने वाले हैं, यहां पे क्वेश्चन करते हैं इनके। आइए, जैसे मैंने आपको कहा कि H2SO4 है, इसका आप क्या करना है, आपने बनाना है इसका कॉन्जुगेट बेस। क्या बनाना है इसका, कॉन्जुगेट बेस। देखिए एक मिनट रुकिए, पहले मैं करूंगा एक क्वेश्चन, उसके बाद आप लोग कीजिएगा कि कैसे करना है। देखिए किसी भी चीज का कॉन्जुगेट बेस बनाना है या कुछ भी करना है, काम कहां से शुरू करना है, इससे नहीं, प्रीवियस शुरू होगा। कंसेप्ट कैसे लगाना है, देखो अगर यहां कॉन्जुगेट बेस बनेगा तो ये बिहेव लाइक एसिड, क्योंकि इसको किस तरह बिहेव करना होगा, एसिड। इसको कैसा बिहेव करना होगा, एसिड। और अगर ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है तो एसिड कौन होते हैं, जो H+ डोनेट कर दे। मतलब आपको इसमें से एक H+ क्या करना होगा, निकालना होगा। तो निकाल लो, H2SO4 अगर बिहेव लाइक एसिड तो आप इसमें से एक H+ निकाल लेंगे और बचेगा क्या, HSO4 नेगेटिव। ये आपके लिए क्या बनेगा यहां पे, कॉन्जुगेट बेस। पता करो कि अगर कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो ये बिहेव कैसे करेगा, और अगर कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो ये बिहेव कैसे करेगा। तो इसके बिहेवियर से वहां पे आपका प्रोडक्ट बनने वाला है। जैसे कि देखिए, अगर मैं आपको कहूं कि मेरे पास है जी HSO4-1, देखो मैं इसको सेंटर में लेता हूं, HSO4-1। अब मैं कह रहा हूं आपको कि आप क्या करो, इसका कॉन्जुगेट बेस बना दो, और एक बार क्या करो, इसका कॉन्जुगेट
एसिड बना दो। आइए तो काम करने का तरीका पीछे से शुरू करो। क्या बनाना है मेरे को? कॉन्जुगेट बेस। ये कैसे बिहेव करेगा? एसिड की तरह। और एसिड की तरह बिहेव करेगा तो अपना H+ छोड़ेगा, और अगर अपना H+ छोड़ देगा तो -H+ छोड़ देगा, तो एक H निकालो तो क्या बचेगा? SO4 -2। तो ये इसका क्या बनेगा? कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट एसिड बनाना है, एसिड बनाना है तो ये बिहेव कैसा करेगा? बेस की तरह। बेस कौन होते हैं? जो H+ को क्या कर लें? एक्सेप्ट। तो इसमें एक जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? H2SO4। ये काम करना है, ये पेपर के क्वेश्चन है, बाकी तो थ्योरी है। मेन गेम कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस की है। तो मैं आपको दो आप करके दिखाएंगे। आइए तो करते हैं। जैसे कि मैंने लिया HPO4 -1, लीजिए, कीजिए, यहां इसका बनाइए कॉन्जुगेट बेस, और यहां आप दीजिए मेरे को इसका कॉन्जुगेट एसिड। और ध्यान रखना एक टाइम पर एक ही H+ आना चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं कि दो निकाल देते हैं एक साथ, नहीं, एक टाइम पर एक ही निकलेगा। कीजिए जल्दी। हो गया? चलिए देखते हैं इसके आंसर्स क्या आ रहे हैं। आइए, यहां क्या बनाना है? कॉन्जुगेट। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? बेस की तरह। बेस कौन होते हैं? जो H+ को ले ले, एक्सेप्ट, प्लस करना है, तो क्या बनेगा? H2PO4। अगर मुझे बनाना है कॉन्जुगेट बेस तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? एसिड की तरह। तो -H+ माइनस करना होगा, तो क्या बन जाएगा? PO4, एक चार्ज बढ़ जाएगा। अभी किस किस का ठीक था? ये सभी का ठीक था, तो ठीक है। तो हमारे पास यही काम करना है, और उसके बाद आप क्या करेंगे? एनसीईआरटी के अंदर इसी के ऊपर हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, ब्रोमस्टेन लोरी पे, कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस पे। आज आप वो कर लीजिए, ठीक है। और कल से हमारा जो नया टॉपिक शुरू होने वाला है इसी के अंदर, आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर, वो होगा पीएच पे, क्योंकि आपको 3 थ्योरीज ही याद करनी थी यहाँ पे मेनली। जो हमारी 3 थ्योरीज जो एसिड बेस को डिफरेंशिएट करती है, सबसे पहले आपने देखा कौन सी आई? आर्हीनियस। देन उसके बाद आई ब्रोनस्टेन एंड लोरी की, एंड देन आई लुईस की। तो लुईस की बेस्ट है, आप इलेक्ट्रॉन्स के गेम में वहां पे आंसर्स दे सकते हैं सबके साथ, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अब इसको आप इसके नोट्स जरूर रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं, ओके बाय, टाटा, सी यू।